नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अपनी क्लास रहेगी गुणनखंड की, जिसमें अपन गुणनखंड के बहुत सारे सवाल करेंगे, लो लेवल से हाई लेवल तक करेंगे। और ये जब अपनी क्लास है, मैंने पर्टिकुलर किसी एक क्लास को लेकर टारगेट लेके नहीं बनाई हुई है, मैंने सभी एग्जामों को टारगेट लेके बनाई हुई है। इसमें छोटे से एग्जाम लेकर बड़े एग्जाम तक जितने भी एग्जाम हैं उनके सबके लिए ये उपयोगी है। और लो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे, इतना एग्जाम का स्टैंडर्ड है, जैसे सी टेट, टेट, सुपर टेट, तो वो मेरे एक क्लास काफी है उनके लिए। और उससे आगे के लिए सी डी एस, कैट और एस एस सी लेवल के लिए मैं फुल कर रहा हूँ। जितने भी पॉसिबल संभव हो सके मैंने सभी क्वेश्चनों का समावेश किया है। कोई भी क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन मेरी तरफ से छूटता है तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर बता दीजिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन छूटा हुआ, तो मैं उसको करा दूंगा, जिससे मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं। तो आशा करता हूँ आप लास्ट में मेरी क्लास कैसी लगी उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड होते क्या है? देखो, गुणनखंड फैक्टर, फैक्टर क्या होते हैं ये देखो। फैक्टर, इसको हिंदी में गुणनखंड को इसको अपवर्तक बोलते हैं। अपवर्तक, इसको अपवर्तक बोलते हैं गुणनखंड को। और फिर उसका रहता है एक गुणज, गुणज को बोलते हैं अपवर्तक, अपवर्त्य क्या बोलते हैं? अपवर्तक बोलते हैं इसको, अपवर्त्य बोलते हैं। देखो, कोई हिंदी में अगर मिस्टेक हो जाए तो हमको यार माफ करना। अपवर्त्य बोलते हैं, और इंग्लिश में मल्टीपल। अब देखो मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल बेसिकली देखा जाए तो ये क्या होता है, टेबल होती है। पहाड़े को अपन गुणज बोल सकते हैं। जैसे 6 है, 6 की टेबल क्या होगी? 6 × 1, 6 × 2, 6 × 3, ये ऐसे यहाँ तक फाइनाइट तक चलता जाएगा, अनंत तक जाता रहेगा। तो अपन देखो ये क्या है, मल्टीपल है। सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? 6 है। खुद का मल्टीपल यानी गुणज 6 छोटा होता है, और बड़ा गुणज मल्टीपल संभव नहीं है। अगर ये पूछा जाए सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है 6 का, तो 6 ही है। खुद की संख्या खुद में ही मल्टीपल होती है। स्वयं की संख्या 6 अपने आप में मल्टीपल होती है। होती है 6 × 1, इसमें 1 का गुणा है, एक खुद की संख्या इसको क्या रैंक में प्राप्त होगी? 6 प्राप्त होगी। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और देखो, और अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा है, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ तक जाएगा। अब यही अपन गुणनखंड में देखी जाए, फैक्टर में देखी जाए, तो देखो फैक्टर में क्या देखी जाए, फैक्टर में देखी जाए तो फैक्टर का 6 को देखा जाए तो 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है 6, 2 और 3। गुणनखंड क्या होते हैं उसके? ये फैक्टर गुणनखंड उसे बोलते हैं जिसमें इसका भाग देखो, एक का 6 में भाग जा रहा है। अगर देखो 6 में 2 का भाग देगा तो इसमें चला जाएगा, 6 का इसमें भाग चला जाएगा, यानी वो संख्या इन संख्या से कट रही है, यानी डिवाइजर बोल सकते हैं गुणनखंड को। तो इसको गुणनखंड बोलेंगे। इसके गुणनखंड कितने हो गए? 4 हो गए। ये पेयर बन सकते हैं इस तरीके से। गुणनखंड में अपन क्या बोल सकते हैं? सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है? 1, और सबसे बड़ा गुणनखंड वो स्वयं की संख्या होती है। और अपन ये क्या है, 6 क्या है? 6 से बड़ा कोई गुणनखंड नहीं होता है। इसमें क्या होता है, 6 से बड़ा मल्टीपल ज्ञात नहीं किया जा सकता। और इसमें 6 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? 6। 6 से बड़ा कोई गुणनखंड नहीं होता, और 6 से छोटे गुणनखंड होते हैं, और 1 और 6 के बीच में गुणनखंड होते हैं। 1 और 6 के बीच में किसके गुणनखंड होंगे? 6 के होंगे। कैसे? 1, 2 और 3 ये होंगे। 1, 2, 3 और 6। यहाँ तक समझ में आया गुणनखंड क्या होते हैं? तो ये बोर्ड पे जो नीचे दिख नहीं रहा है, तो चलो अब दिख रहा होगा। और आपको ये पीडीएफ फाइल जो मैं क्लास नोट्स बता रहा हूँ बोर्ड पे,
तो आप साथ में नोट करते रहिएगा। अगर नोट भी नहीं कर पाए तो आपको सेम जो क्लास नोट के जो बोर्ड का है उसकी पीडीएफ फाइल मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इस तरह से अपन ज्ञात करेंगे गुणनखंड क्या होते हैं। और यहाँ तक समझ में आया है गुणज अपवर्त क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं। अब चलो ये समझ में आ गया है, अब और समझते हैं गुणनखंड क्या होते हैं के बारे में। बहुत सारे टाइप के सवाल बन सकते हैं, जैसे 6 के अपन यहाँ से चलते हैं। एक और इसका फैक्टर कौन सा हो सकता है, 6 हो सकता है। एक फैक्टर 2 हो सकता है और एक 3 हो सकता है। इसके अलावा कोई इसमें भाग जाएगा नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा तो यार इसको पेयर भी बोल सकते हैं। एक पेयर, 2 पेयर, तो यहाँ टोटल कितने आ गए, 4 फैक्टर हो गए। इसी तरह से 8 का देखा जाए, 8 का मैं देखा जाए तो एक होगा, एक 8 होगा, एक 2 होगा और एक 4 होगा। फिर देखा जाए एक 4 होगा और एक 4 होगा, 4 4 रिपीट हो गया, रिपीट फैक्टर होते नहीं है। तो देखो एक तो एक हो गया, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया, तो ये रिपीट, ये रिपीट आ गया तो ये होता नहीं है। तो कितने पेयर हो गए इसके, 2 पेयर हो गए। प्रत्येक पेयर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ से कितने इसके 4 फैक्टर हो गए। इसी तरह से अपन देखा जाए 9 के एक होगा, 9 होगा, 2 का जाएगा नहीं, देखो सीरियल से देखते जाते हैं, 2 का नहीं जाएगा, 3 का चलाएगा, 3 का 9 और फिर इसमें एक 3 का फिर रिपीट हो जाएगा। तो दोबारा से अपन रिपीट होता नहीं है गुणनखंड। तो इसमें कितने होते हैं, देखो एक पेयर ये बन गया और एक इसमें कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। कितने हो गए यहाँ इसमें, 3 फैक्टर हो गए। यहाँ तक समझ में आया। आप फिर देखो 10 का देख लेते हैं, 4 का देख लेते हैं। 4 में कितना होता है, एक होता है और एक 4 होता है और एक 2 हो जाएगा और एक कितना आ जाएगा, या तो 2 रिपीट नहीं होता तो इसको हटा देते हैं। कितना हो जाएगा, यहाँ से भी 3 फैक्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 फैक्टर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया फैक्टर कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि अपन 12 का फैक्टर निकालना है, एक 12, 2 का 6, 3 से भी चला जाएगा 4, फिर देखो इसमें किन किन का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 4 तिया 12, तो ये रिपीट हो गए। देखो एक पेयर आ गए, तो कितने हो गए ये टोटल, यहाँ से कितने फैक्टर हो गए, यहाँ से हो गए 6 फैक्टर। कितने हो गए, 6 फैक्टर। यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो उसकी काउंटिंग करते हैं। एक ये दूसरे नंबर का हो जाएगा, ये तीसरे नंबर का हो जाएगा, ये चौथे नंबर का होगा। तो यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी संख्या देखो शुरुआत से एक नंबर और ये लास्ट से एक नंबर, दोनों का मल्टीपल कितना होगा, 6 के बराबर होगा। या कहें शुरुआत से दूसरा और यहाँ एंड से कितना है, एंड से पहला और ये दूसरा, एंड से पहला है दूसरा है, दोनों का गुणा क्या होगा, 6 होगा। यानी वो संख्या निकल आती है इस तरह से। तो ये अपन इसलिए समझा रहे हैं, इस सवाल में काम आएगी। जैसे 8 का है, ये पहला शुरुआत से पहले अंक का और शुरुआत एंड से पहले का, दोनों का गुणा क्या होगा, ये गुणनखंड के बराबर होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखो इनके गुणनखंड कितने हैं, ये कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, देखो ये कौन सी संख्या है, इवन संख्या है, इवन नंबर है। और ये भी इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से होते हैं, जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए, इवन नंबर है। और ये कौन सी है, 2 का भाग नहीं जा रहा है,
तो ये इवन नंबर नहीं है, ये कौन सी है, ऑड नंबर है, और ये इवन है। इस तरह से अपन 5 को देख लो, 5 में 1 आएगा और 5 फैक्टर आएंगे। और 10 को देख लेते हैं, 1 और 10, 2, 5, यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखो हम स्लो स्लो क्लास चलाएंगे और बहुत डिटेल में कराएंगे, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। और मैं लो लेवल से हाई लेवल तक कराऊंगा, मेरा कराने का तरीका थोड़ा सा अलग है। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि गुणनखंडों की संख्या बताइए। देखो इनमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये जैसी संख्या दी है अपने 9 मान के चलो, या 8 है, इसके क्या पूछ लिए जाएंगे, इनके सभी फैक्टरों की संख्या बताइए 4। फिर इसमें पूछ लिए जाएंगे कि सम फैक्टरों की संख्या कितनी है, और फिर इसमें पूछे प्राइम फैक्टरों की संख्या कितनी है, ऑड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर, ये आ जाएंगे। फिर इसके आ जाएंगे मल्टीपल ऑफ, 4 के मल्टीपल के कितने फैक्टर हैं इसमें, 2 के मल्टीपल कितने फैक्टर हैं। फिर जाएगा एवरेज, एवरेज ऑफ फैक्टर, फैक्टरों का एवरेज कितना है। और फिर रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, यानी व्युत्क्रम, इनका क्या होगा, फैक्टरों का व्युत्क्रम का योग कितना होगा। और फिर इसके आगे आएगा परफेक्ट की नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं वो गुणनखंड कितने होते हैं, परफेक्ट क्यूब बनते हैं वो कितने होते हैं, परफेक्ट नंबर ऑफ परफेक्ट फैक्टर व्हाट नॉट क्यूब, यानी परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन क्यूब नहीं है, ये भी गुणनखंड अपन को ज्ञात करेंगे। और उनका सम भी ज्ञात करेंगे, नंबर ऑफ सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। तो ये सारी चीजें बहुत सारी डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए क्लास अपनी 4, 5, 6 के लगभग क्लास जाएंगे तो डिटेल में कराऊंगा। ऐसे नहीं कि एक क्लास में 4 सवाल करा दिए खत्म हो जाएगा। तो मैं प्रैक्टिस की काफी कराऊंगा, ये फुल एंड फाइनल हो जाएगी। आपको किसी भी बुक से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर इतने सवाल दे दूंगा, प्रैक्टिस के लिए भी लास्ट में दे दूंगा, पीडीएफ फाइल में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और ये भी तो देखो, अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, मैं ये समझाना चाह रहा था। इतनी चीजें रामगाथा क्यों लिखाई थी वो समझो। अब ये देखो, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन को बोल सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे करेंगे, 2 की पावर, सॉरी, ये प्राइम संख्या आ जाएगी, ये भी प्राइम है। अब देखो यहाँ 6 है तो गुणनखंड कितने हैं, 4 है। या 8 है, गुणनखंड कितने हैं, 4 है। इवन संख्या पर क्या आ जाएगी, संख्या नंबर ऑफ फैक्टरों की संख्या कितनी आएगी, हमेशा इवन आएगी, नंबर ऑफ इवन। जैसे कि संख्या कितनी है, 8 क्या है, 8 सम संख्या है, तो उसकी गुणनखंडों की संख्या भी कितनी आएगी, सम आएगी। और ये कितनी सम है, 6, क्योंकि गुणनखंडों की संख्या भी सम आएगी। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, ऐसी आएगी। ठीक है। अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं अपन, ये देखो, ये है। अब ये क्या ऑड है, लेकिन यहाँ फैक्टरों की संख्या कितनी है, 3 है। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, प्राइम लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल जाएगा कि प्राइम नंबर है, उसकी पावर 2 है, तो हमेशा क्या आ जाएगा, प्राइम वो, तो क्या आ जाएगा, 3। कितने फैक्टर आएंगे, 3 फैक्टर आएंगे। क्या आएंगे, नंबर ऑफ 3 फैक्टर, नंबर ऑफ 3 फैक्टर। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। ये प्राइम वाला कंक्लूजन निकला है। अब यहाँ से स्क्वायर वाला देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। अरे ये भी ऐसे फॉर्म में आएगी तो उसकी संख्या, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, यहाँ तो छोटा है इसलिए 3 आएगी, लेकिन वो हमेशा किस में आएगी, ऑड में आएगी। जैसे 5 आएगा, 11 आया, किस में संख्या में आएगी, ऑड में आएगी। अगर कोई भी संख्या, कोई भी नंबर दिया हो और उस पर वर्ग दिया हो, तो हमेशा संख्या किस में आएगी, ऑड। किस में आएगी, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, यानी गुणनखंडों की संख्या किस में आएगी,
हमेशा विषम संख्या आएगी, ये हमेशा याद रखना। ये मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा किसमें आएगी ये। और यहाँ से देखो 4 आएगी, ये सम संख्या है लेकिन इसको वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको ये सारी चीजें, क्योंकि पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएगी। तो यहाँ तक ये समझ में आया होगा और मैंने ये भी बता दिया, वो भी समझ होगा। चलो और इसके आगे और भी डिटेल में बताते हैं, सब सवाल पर चलते हैं। दो सौ चालीस के कर लेते हैं अपन फैक्टर। क्या कर लेते हैं? 240 के कर लेते हैं अपन फैक्टर। 240 के किस तरह से फैक्टर करते हैं वो अपन समझते हैं। और देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक और 240, एक तो स्वयं का गुणनखंड होती है, एक संख्या यूनिवर्सल फैक्टर बोल सकते हैं इसको। यूनिवर्सल फैक्टर है कि हर संख्या का एक तो फैक्टर होता ही है, और एक स्वयं भी होती है संख्या का फैक्टर होता है, ये आप समझ लो। 240 फिर क्या आ जाएगा यहाँ से, 2, 120, 3 का भी चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, कितनी बार चलाएगा, 3, 8, फिर 4 का चला जाएगा, 4 का फिर इसमें आ जाएगा कितना, 60, फिर 5 का चला जाएगा इसमें, 520, और कितना बार चला जाएगा, 48 बार चला जाएगा, फिर 6 का चला जाएगा कितना, और फिर देखो 7 का चला जाएगा क्या, 7 का नहीं जाएगा, 8 का चला जाएगा, 8 का चला जाएगा कितनी बार, 8, 30 ये फैक्टर हो गए, फिर 10 के भी हो गए, और फिर इसके बाद कितना चला जाएगा, 12 का, 12 का भी चला जाएगा, 12 कितना हो जाएगा, 12, 20, फिर कितना चला जाएगा, 15, 16, नीचे दिख नहीं रहा है बोर्ड पे, 15, 16, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, नहीं दिख रहा है तो अपन यहाँ से 15, 16 अब दिख रहा है। मैंने नीचे जो पट्टी चल रही थी वो हटा दी है अभी, तो अब दिख रहा होगा। इस तरीके से देखो गुणनखंड है, यहाँ से अपन गुणनखंड देख काउंटिंग कर लेते हैं। ये सभी पेयर बन गए, एक पेयर, ये पेयर, और एक पेयर बन गए। फिर मैं देखो स्टार्टिंग से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर यहाँ से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। टोटल फैक्टर कितने हो गए, 20 हो गए। दिन नीले में दिख नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से तो ये हो गया, उल्टे में किधर से है, एंड से अगर नंबरिंग की है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो शुरुआत से अगर 2 है और एंड से भी दूसरा है, उसका गुणा क्या हो जाएगा, वो संख्या आ जाएगी 240 आ जाएगी। कोई भी संख्या उठा के देखो, कंटिन्यू क्या निकल रहा है, स्टार्टिंग से छठवा, स्टार्टिंग से छठवा और एंड से छठवा कोई अंक ले लो, अगर दोनों का गुणा किया जाए तो वो संख्या, मूल संख्या जो 240 है वो आ जाएगी। यहाँ समझ में आ रहा है। अगर मैं ये कहूँ कोई एन संख्या है, उसका 6वां फैक्टर कौन सा है, ए है, और 15वां फैक्टर कौन सा है, बी है, और ए इंटू बी बराबर क्या दिया हुआ है, वो एन है। तो हाउ मेनी फैक्टर, हाउ मेनी फैक्टर्स एन, इसका मतलब क्या है, कोई संख्या एन दी हुई है
और उसका 6वां फैक्टर ए और 15वां फैक्टर बी, दोनों का गुणा क्या है, वो संख्या है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, कोई भी संख्या n है, वो n है, तो हाउ मेनी फैक्टर n है, वो कितने फैक्टर रखती है, कितने उसके फैक्टर हैं, इस जो n संख्या है इसके कितने फैक्टर होंगे। तो देखो इसी संख्या को मान के लेके चल लो। 6वां कौन सा है, देखो यहाँ से 6वां आ गया, ये 6वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9, 10वां, ये 15वां आ गया। अपन कंक्लूजन निकालते हैं, कोई दो संख्याओं का गुणा तभी होता है जो स्टार्टिंग से क्या होगा, 6वां होगा, लास्ट से भी क्या होगा, 6वां होगा, दोनों का गुणा क्या होगा, क्या होगा, उतने मूल संख्या होगी। इसको इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखो एक वो फैक्टर है, फिर यहाँ से कितना है, 6वां है, 6वां समझ में आ गया, फिर यहाँ से कितना है, 15वां है। 15वें के बाद में देखो ये जो लास्ट में आ गया है, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक फैक्टर समझ में आए, यहाँ से यहाँ तक फैक्टर कितने हो गए, इनका गुणा है एंड मल्टीप्लाई करेंगे। अब 15 के बाद देखो कितने हैं, यहाँ प्लस 5 बचेंगे, यहाँ से ये जो लास्ट का फैक्टर है ना, 5 अभी 6वां आया होगा, ये भी 6वां आया है, तो यहाँ से देखो काउंटिंग करो कितना हो जाएगा, काउंटिंग करो कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल यहाँ से कितने आ जाएंगे। तो देखो टोटल क्या है, 6वां ये है, 7वां, 8वां, 9, 10, 15 होगा, 15 से यहाँ हो जाएगा, तो ये कौन सा होएगा, 20वां। तो कितने हो जाएंगे, 20 फैक्टर, ठीक हो जाएगा अपना आंसर। इसकी आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से अपन इसको इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसको आपको देखना है तो इस तरीके से समझ लेना, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो ये सवाल आपको दिख रहा है, यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 7वें और 9वें स्थान पर है संख्या n के बराबर है, तो n के कितने गुणनखंड हैं। देखो इससे पहले मैं जो बता चुका था उसी को इसके हिसाब से करेंगे। देखो पहला गुणनखंड यहाँ से मान के चलो, यहाँ से पहला गुणनखंड चल रहा है, फिर क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन के हिसाब से देखो, उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 7वें और 9वें स्थान पर है, शुरुआत से 7वें और यहाँ से कितना है, 9वें पोजीशन पर है। तो यहाँ से देखो ये कौन सी पोजीशन पर है, 7वें, तो लास्ट से भी कितना होगा, ये 7वें पर होगा, तो यहाँ कितने जोड़ेंगे, यहाँ से ये लास्ट वाला है, यहाँ समझ में आया कितना है, लास्ट वाला है। तो ये यहाँ से कौन सी पोजीशन पर होगा, अगर इधर से देखा जाए तो ये 7वां होगा, इधर से अगर ये काउंटिंग की जाए तो ये 7वां होगा, लास्ट से 7वां, शुरू से 7वें का मल्टीपल का दोनों का क्या होता है, वो संख्या के बराबर होता है। तो कुल टोटल अपने नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे हुए हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 7वें और 9वें स्थान पर है संख्या n के बराबर है, तो n के कितने गुणनखंड है। तो इसको देखो तो किस समझ लो, इन दोनों का गुणा करेंगे ना तो तब क्या आ जाएगा, n संख्या आ जाएगी। अब यहाँ से देखो किस तरीके से करेंगे अपन, अभी में कितने जोड़ देंगे, 10 तो आ गया, 6 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ से कितना है, कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 15 गुणनखंड होंगे। संख्या में कितने गुणनखंड होंगे, 15 गुणनखंड होंगे। तो समझ में आया होगा। और एक और क्वेश्चन देख लेते, 43 वाला देख लेते हैं। तो सॉरी 11, 43वें 48वें स्थान पर n के बराबर है, तो n के कितने गुणनखंड हैं। इसको देखो इसी तरह से क्वेश्चन है, इस टाइप के बन जाते हैं, थ्योरी बेस पे है, और इसलिए मैंने इसको शुरुआत से अलग तरीके से बताया मैंने। यदि गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 43वें, देखो यहाँ देख लेते हैं, एक पहला गुणनखंड यहाँ से दिया हुआ है, फिर यहाँ तक क्या दिया हुआ है, 43वां दिया हुआ है, और फिर क्या दिया हुआ, 48वां दिया हुआ है। तो शुरुआत से 43 और यहाँ से भी 43 होगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 42 हुआ। अब 48 हो जाएगा और 42 इसमें जोड़ देंगे तो कितना, तो 10 8 1 90, कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना आएगा यहाँ से,
देखो तो कितना होगा यहाँ से, तो कितना आंसर हो जाएगा अपना सी वाला, कौन सा सी वाला, 90 फैक्टर होंगे, संख्या में कितने फैक्टर होंगे, 90 होंगे। ये समझ में आया होगा, मैंने आपको समझाया, उसके सकते हैं वहां से आपको ये क्लास नोट ही मिल जाएंगे, प्रॉब्लम जो मैं करा रहा हूँ वो भी आपको पीडीएफ फॉर्म मिल जाएंगे। तो ये समझ में आ रहा होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वो चलो इस टाइप के बाद में करेंगे। चलो चले, देखो ये क्वेश्चन देखो, यदि एन और अंडू के बीच एन के एन गुणनखंड है, तो देखो ये मैं सबसे पहले बता चुका था कि कोई भी संख्या स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये क्या देगा, नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ फैक्टरों की संख्या क्या होगी, हमेशा ऑड में आएगी। ऑड में आएगी, जैसे कोई संख्या ले लो, ये 4 है, 4 का स्क्वायर ले करके कोई संख्या, इसको किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, होल स्क्वायर में। तो देखो इसको 4 के रूप में लिखा जा सकता है, 16 को, उसके कितने होंगे, 1, 16, 2 और कितना होगा, 8 होगा, और एक 4 भी होगा, एक 4, 4 डबल लेते नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 ये बीच का हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 कितने हो जाएंगे, 1 2 4 8 और 16। ये फैक्टर क्या होगा, बीच का होगा। ये फैक्टरों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 5। ये 5 संख्या क्या है, 5 संख्या ऑड है, ऑड। प्राइम नंबर क्या है, ऑड है। ये समझ में आया होगा, प्राइम नंबर क्या है, ऑड है। तो ये समझ में आ रहा है, प्राइम नंबर क्या है, ऑड है। तो मैं बता चुका हूँ, कोई भी संख्या इस फॉर्म में अगर परफेक्ट स्क्वायर के रूप में अगर ये 16 लिखी जा सकती है, आप तो अपन कह सकते हैं कि इसके गुणनखंडों की संख्या हमेशा किसकी काउंटिंग में आएगी, ऑड के नंबर में आएगी। ऑड नंबर के गुणनखंड होंगे, ऑड नंबर में होंगे वो। ऑड नंबर का मतलब काउंटिंग में ऑड होंगे, जैसे 5 होंगे, 5 होंगे, 7 होगा, 9 होगा, इस तरह से होंगे। तो इस तरीके से देखो, इसको इस तरीके से पहले ये कंसेप्ट समझना होगा कि इस कंसेप्ट को समझने से अपन को क्या फायदा मिलता है। देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, हम रूट 4 लिख सकते हैं, सॉरी एन के 16 गुणनखंड है, हम रूट क्या लिख सकते हैं, सॉरी देखो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 का रूट इस तरीके से लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। और जो ये क्या होगा, ये मिड मिड फैक्टर होगा, बीच का फैक्टर होगा। बीच का फैक्टर क्या होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है ना, ये बीच का फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि ये एक और एन की देखो, एक है वो कोई संख्या रूट एन है, एन का मतलब कोई स्क्वायर वाली संख्या है। ठीक है, इसके बीच में कितने गुणनखंड है, इसके बीच में कितने गुणनखंड है, 16 है। 16 इधर है तो 16 भी कितने होंगे, इसके बीच में होंगे। तो देखो 16 तो इधर हो गए, 16 इधर हो गए, प्लस एक इधर जुड़ जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा और एक इधर जाएगा, 16 17 34 एक 35, कितना हो जाएगा यहाँ से 35। यानी कितने कह सकते हैं 35 एन के 16 गुणनखंड है। एन के गुणनखंडों की कुल संख्या, देखो एन के अनुरूप 16 गुणनखंड है तो एन के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी, तो कितने गुण संख्या होगी, 35 फैक्टर होंगे, 35 नंबर ऑफ 35 फैक्टर। यहाँ से क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ 35 फैक्टर, यानी गुणनखंडों 35 गुणनखंडों की संख्या होगी। ये समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब देखो वैसे सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, कोई संख्या दी हुई है, देखो एक और अंडूड एन, इसके बीच में कितने दिए हुए हैं, देखो एन 8 के गुणनखंड है, एन क्योंकि 8 गुणनखंड है तो एन के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखो ये क्या दिया है, एन के गुणनखंड एन है, कितने दिए हुए हैं, एन है, 8 गुणनखंड दिए है, 1 और अंडूड 3 के बीच, अंडूड एन के 8 गुणनखंड है तो एन के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये समझ में आया होगा। देखो 8 क्या है, यहाँ पर कितना आ गया, 8 हो गया, यहाँ भी क्या कितना होगा, 8 फैक्टर होंगे।
तो कितना आ जाएगा यहाँ से 8 8 कितना हो जाएगा 16। देखो ये 8 हो जाएगा 8 एक 16 17 देखो 8 8 16 हो जाएगा एक 17 हो जाएगा एक 18 हो जाएगा एक लास्ट वाला हो जाएगा यानी एक लास्ट वाला जुड़ जाएगा और एक इधर जुड़ जाएगा एक इधर जुड़ जाएगा कितना आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा 19 फैक्टर आ जाएंगे 19 19 गुणनखंड हो जाएंगे। देखो सॉरी यहाँ पर देखो इंग्लिश वाला क्वेश्चन दिया है देयर आर 8 फैक्टर ऑफ n बिटवीन 1 and 10 देन फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n। या हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक के बीच जो बीच दिया हुआ ना हिंदी में दिया हुआ देखो मैं एक बार हिंदी में इसको क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है उसको लिख देता हूँ। यदि एक और देखो क्या दिया हुआ है यदि एक और अंडू n एक और अंडू n के बीच n के 8 गुणनखंड है तो n के गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए। ये यहाँ पर क्या बीच वाला ये मिस्टेक हो गया है हिंदी वाले क्वेश्चनों में इंग्लिश वाले जो ऊपर लिखा हुआ उसमें सही है तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना इस तरह से होगा। तो शायद से पहले वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं तो क्वेश्चन ये वाला तो सही था इसमें मिस्टेक थी। देखो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं अपन कोई भी प्राइम नंबर है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखी है तो उसके हमेशा कितने फैक्टर होंगे 3 फैक्टर होंगे। कौन कौन से सपोज करके एक पी प्राइम नंबर है उसके फैक्टर कौन से होंगे कौन कौन से फैक्टर होंगे इसके एक होगा एक पी होगा एक कौन सा होगा पी स्क्वायर होगा ठीक है ना। तो ये होगा अगर मैं ये कहूं कोई प्राइम नंबर है और उसको क्यू दिया हुआ है तो उसके कितने फैक्टर होंगे 4 फैक्टर। कौन से देखो पी ये कौन सा होगा एक होगा पी स्क्वायर होगा और एक पी होगा एक पी स्क्वायर होगा और एक पी होगा कितने होंगे ये 3 फैक्टर होगा और ये 4 फैक्टर होगा ऑलवेज 4 फैक्टर ठीक है समझ में आ गया। अगर इस तरह का कंसेप्ट दिया हुआ तो देखो कोई भी प्राइम नंबर ले लेते हैं प्राइम नंबर कौन सी ले लेते हैं कोई भी प्राइम नंबर ले लो जो स्क्वायर के रूप में फॉर्मेट में लिखी हो उस चीज को कोई भी प्राइम नंबर आप देख लेना उसके इतने ही है। कोई भी एक एग्जांपल ले लेना कोई प्राइम नंबर का उसको इस तरह से फैक्टर निकालना तो देखना तो देखो ये संख्या ली है अपने इस 7 क्या है प्राइम नंबर है दिख रहा होगा इधर दिख रहा होगा आपको बोर्ड में ये प्राइम नंबर है 7 प्राइम नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर के रूप में क्या है 49 को किसके रूप में लिख सकते हैं प्राइम नंबर के परफेक्ट स्क्वायर रूप में तो इसके गुणनखंड कितने होंगे एक होगा एक 49 होगा कितने होंगे 3 गुणनखंड होंगे। 3 गुणनखंड कैसे होंगे जैसे मैं ये लिख लूं 7 का है और ये स्क्वायर फॉर्म में लिखा है तो ये होता है और ये क्या होता है मैंने बताया था कुछ संख्या होती है एक स्क्वायर होती है 49 तो ये 3 फैक्टर हो गए। इस तरीके से कोई भी संख्या ले लो आप इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन देखा हुआ है ना ये इसी बेस पर बना हुआ है कोई भी संख्या है इसको समझ लेते हैं अपन। देखो बोर्ड पर देखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ वन डिजिट नंबर विच हैव ओनली 3 फैक्टर विल बी एक अंक की कितनी संख्या है जिनके केवल एक अंक की कितनी संख्या है जिनके केवल कितने गुणनखंड है तो देखो पहले यहाँ डिटेल में बता देता हूँ 1 2 3 4 5 6 8 और 9 क्या ले ली 1 अंक की क्या पूछा क्वेश्चन में देखो 1 अंक की कितनी संख्या है जिनके 3 गुणनखंड है 1 अंक की देखो इसका गुणनखंड 1 होता है 2 होता है
एक 3 होता है, एक होता है, 2 होता है, और क्या और क्या लिख सकते हैं इसको, एक 4 होता है, इस तरीके से। अब देखो इसको 1 5 1 2 3 और 6, 1 7, इसका क्या हुआ 1 2 4 8, इसका कितना हुआ 1 3 और 9। कितनी संख्या है जिसके 3 गुणनखंड है, कितनी संख्या है जिसके 3 गुणनखंड है, देखो एक अंक की पूछी है, ये 1 डिजिट है, यहाँ से देखो 1 डिजिट नंबर, ये 1 डिजिट नंबर है, ये सारे, ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखो एक तो 9 है, इसके 3 फैक्टर हैं, यहाँ देखो ये 3 फैक्टर किसके हैं, 3 फैक्टर इसके हैं और 3 फैक्टर इसके हैं। तो कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी वो, देखो कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी वो, कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी, 4 और 9। इसको किसके रूप में लिखा जा सकता है, 2 के फॉर्मेट में और 3 के फॉर्मेट में। अपन कह सकते हैं एक अंक की कोई संख्या अगर स्क्वायर के रूप में लिखी हो तो वो कितने फैक्टर होंगे, वो 3 फैक्टर संख्या देगी। कौन सी अंक की, ये 1 डिजिट की, 1 डिजिट में 3 फैक्टर देते हैं, वो किस फॉर्म में देते हैं, ये देते हैं, तो कितने संख्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन ये पूछा जाए इसको 2 अंक की कितनी संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड है, तो यहाँ पर क्या अंक ले दिए हैं, 2 अंक वाली, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 के भी फैक्टर करेंगे, उसमें कितनी संख्या आएंगी जिनके 3 फैक्टर है वो देखेंगे अपन। वो इसी फंडे से देखेंगे उनका स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सी होती है उनमें संख्या। सिर्फ आप ये देखो, ये तो अपने डिटेल में बताया, सिर्फ अपन को इस तरीके से नहीं करना है इसको। अगर इसको अपन ने देखो, इसको एग्जाम के तौर पर कैसे करना है, पेपर में कैसे करना है, इसको इतने डिटेल में जाना नहीं है, सिर्फ 30 सेकंड का क्वेश्चन है, कैसे करना है, एक से लगा करके क्या देखना है अपन ने, 9 1 डिजिट का देखना है, 1 डिजिट में सिर्फ स्क्वायर देख लो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, कौन कौन सी संख्या है इसमें आ रही है, एक 4 है, इसको किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2 के फॉर्म में। एक 9 ऐसी संख्या है जिसको किसके 3 के फॉर्म में लिखा जाता है, तो वो कौन सी संख्या देंगे, हमेशा 3 देंगे। समझ में आ रहा है। अब ये क्वेश्चन अगर 2 अंक की कितनी संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड है, 2 अंक की कितने नंबर होंगे जिनके 2 अंकों की कितनी संख्या जिनके केवल 3 गुणनखंड है, या 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे जिनके 3 फैक्टर हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो कैसे होंगे उनमें देखो करने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ फैक्टर्स देख लेंगे कैसे। 2 नंबर में देखो, एक तो कौन सा आता है, एक 25 आता है, और एक कौन सा आता है 49 है, जो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। ये 5 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। कितनी संख्या हो जाएंगी इसमें भी, कितने 2 नंबर हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके का। देखो ये बोर्ड पे मेरे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या दिया हुआ है, 2 अंकों की कितनी संख्या है जिनमें केवल 3 गुणनखंड है। पहले से डिटेल में पढ़ेंगे, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये 2 डिजिट के हो गए। ठीक है, क्या पूछा हुआ है, 2 अंकों की कितनी संख्या है जिनमें केवल 3 गुणनखंड है, केवल 3 गुणनखंड है, 2 अंकों की संख्या कितनी है। और इसको देखो, क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन का मतलब, पहले क्वेश्चन को आप समझो, पहले क्वेश्चन एक अंक के, देखो क्या था, पहले क्वेश्चन एक अंक की कितनी संख्या जिनमें केवल 3 गुणनखंड, एक अंक की संख्या का पूछा था। तो कोई भी संख्या का स्क्वायर करेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हुआ 4, ये कितना है 1 डिजिट। कोई भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 1 डिजिट आया, और जैसे 3 का क्या किया 9 आया, तो ये क्या 1 डिजिट। तो देखो 4 के भी कितने गुणनखंड होंगे, 3 फैक्टर होंगे, 9 के भी कितने होंगे,
3 फैक्टर। ये क्वेश्चन का मतलब ये है, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी तरह से दो अंकों की कितनी संख्या है, यानी दो अंकों की संख्या, किसी भी संख्या का अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और बनाने पर वो दो अंक की संख्या आती है तो वो कितनी संख्या होंगी। जैसे अपन को कहां से, ये तो एक अंक तक हो गई, कहां तक, 3 से। अब 4 का देखो, 4 का स्क्वायर 16, 5 का, तो इस तरीके से मैं इसको बोला था। तो देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो दो अंक की संख्या कौन कौन से स्क्वायर रूट देते हैं अपन को। 4 देता है, 16, 5 देता है, 25, 6 देता है, 36, 7 का स्क्वायर 49, और 8 का 64, 9 का 81, और 10 का क्या आ जाएगा, ये क्या हो, 3 डिजिट। तो इसको क्या कर देंगे अपन, कैंसल, इसको अपन को लेना नहीं है। ये क्या 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है, और ये भी 2 डिजिट, और ये भी 2 डिजिट। तो क्वेश्चन का मतलब अब समझ में आ गया होगा, कोई भी संख्या का स्क्वायर करने पर 2 डिजिट आए तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनके फैक्टर 2 होंगे। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में मैंने बताया था दो संख्या होंगी, तो उनके संख्या के परफेक्ट स्क्वायर के अगर अपन निकालेंगे तो कौन कौन सी संख्या होंगी, तो वो देखेंगे। सबसे पहले तो प्राइम देखेंगे, ये क्या है, प्राइम, क्या संख्या है, प्राइम नंबर। वैसे भी मैंने 2 बताया था, और किसका बताया था, 3। तो ये भी क्या थी अपनी, प्राइम थी, और ये भी क्या थी अपनी, प्राइम नंबर। इसमें इसलिए मैंने उससे पहले क्वेश्चन बताया ना, प्राइम वाला बताया था। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वाला मैंने थोड़ा सा देख लेना, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत बता दिया क्या पहले क्वेश्चन में। ये प्राइम है, प्राइम का देखो, प्राइम देख लेते हैं, 25 है, एक क्या है, 7 है, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो कितनी संख्या कौन सी हो जाएंगी, 2 फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे, वो सॉरी कितने अंक नंबर होंगे, 2 नंबर हैं जिनके 3 फैक्टर होंगे। वो संख्या कौन सी है, वो संख्या कौन सी है, तो अंकी देखना है। 125 है, एक 49, ये 5 का स्क्वायर के रूप में लिखा सकता है, ये 7 के स्क्वायर रूप में नहीं। ये क्या है, प्राइम नंबर है। मैंने बताया था प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 फैक्टर देंगे। और ये कितने, इसका कितने डिजिट का आएगा, इसको 49 है, और ये 2 डिजिट की संख्या है, 2 अंक की संख्या है, इसलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, 2, बी वाला आंसर अपना सही है। कौन सा आंसर सही है अपना, बी वाला आंसर सही है। ये समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो ये करा चुके थे, चलो ये क्वेश्चन देखो, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही है, और इसको भी कितनी संख्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, 3 अंकों की कितनी संख्या है जिनमें केवल 3 गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है। 3 अंकों की कितनी संख्या है जिनमें केवल 3 गुणनखंड है। तो 3 गुणनखंडों वाली संख्या देखने, देखो कहां से 10 से ऊपर की संख्या क्या हो जाएंगी, 3 देने लगेंगे। देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरीके से अपन को लिखना नहीं है, पेपरों में बहुत लेंथी चला जाएगा। अपन को सिर्फ प्राइम नंबर लेनी है, प्राइम नंबर लेना है तो आप प्राइम नंबर ले लेना। सबसे पहले कौन कौन से प्राइम नंबर लेना है, देखो एक तो 11 हो गया, एक 13 हो गया, एक 17 हो गया, और एक 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और 31। 1 2 3 4 5 6 7, 31 हो जाता है। 31 का कितना होता है, देखो इसका प्राइम नंबर का अगर करेंगे तो 961 आ जाएगा। और यहाँ से 31 से अगर 37 का भी ले लेते हैं, 37 से अगली बार प्राइम नंबर आएगी तो इसका कितना हो जाएगा, 1369 होती है। तो ये अपन संख्या कितनी डिजिट की हो जाएंगी, 4 डिजिट की हो जाएंगी। 4 डिजिट की अपन को लेना नहीं है, ये 3 डिजिट तक जाएंगे। तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 7 नंबर्स कितने आएंगे, 7 नंबर्स आ जाएंगे। ये अपना आंसर होगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर होगा। देखो इसी तरह से इन क्वेश्चनों को याद कर लेना, एग्जाम में आते तो निकालना नहीं, याद रखना।
अगर पूछा जाए वन फैक्टर, एक अंकों की कितनी संख्या जिनके केवल कितने गुणनखंड होते हैं, 2 होते हैं। अगर फिर पूछा है 2 अंकों की कितनी संख्या जिनके जिनके 3 गुणनखंड होते हैं, तो उसकी संख्या भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फिर 3 अंकों की कितनी संख्या जिनके 3 गुणनखंड होते हैं, तो उसका आंसर कितना आएगा, तो 7 नंबर होंगे। फिर अगर पूछा जाएगा 4 अंकों की कितनी संख्या जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं, तो वो संख्या आप करके देख लेना, वो कितनी संख्या आएगी, 14 संख्या हो जाएंगी। कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, 37 से प्राइम नंबर से लेने हैं, उनके स्क्वायर करने हैं, 37 स्टार्टिंग नंबर आ जाएगा, और फिर लास्ट में 97 आएगा। 97 9499 का स्क्वायर होता है, और उसके बाद की संख्या किसी 5 डिजिट में आ जाएंगी, उन संख्या को आप टोटल करना है, तो 14 संख्या आ जाएंगी। इस तरह का भी क्वेश्चन बन जाएगा। और इसके जो मैं आपको पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करा दूंगा, इनके याद करने के 3 फैक्टर की कितनी संख्या होती है, इनको एक नोट बना के मैं अलग से, तो जैसे भी क्वेश्चन आता है तो सीधे डायरेक्ट आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। आपको याद हो जाना चाहिए, जैसे कि मेरे को याद है। आप एक अंकों की कितनी संख्या जिनके 3 गुणनखंड होते हैं, तो बताएंगे अपन 2 अंक होते हैं, कितने होते हैं, 2 संख्या होती हैं। और 2 अंकों की कितनी संख्या जिनके केवल 3 गुणनखंड होते हैं, तो उसका आंसर अपना कौन सा होगा, 2 नंबर होते हैं, 2 संख्याएं होती हैं। फिर पूछा जाएगा 3 अंकों की कितनी संख्या जिनके केवल 3 गुणनखंड होते हैं, तो अपना आंसर रहेगा 7 संख्याएं होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा अपना 4 अंकों की कितनी संख्या है, देखो 3 वाला जो बदला हुआ है उसके 4 अंक कर देंगे, 4 अंकों की कितनी संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड है, तो अपना आंसर रहेगा 14 नंबर्स, यानी 14 संख्या है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं, और इस तरह से याद भी रख सकते हैं, जिससे अपन एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया तो अपना टाइम की बचत हो सकती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अपने बहुत डिटेल में बताया है। अभी तो और भी क्वेश्चंस हैं, तो इस तरह से जो थे उन क्वेश्चनों को अपन ने किया, और आगे के और क्वेश्चनों को अपन देख लेते हैं। अलग टाइप के, जो अलग अलग टाइप के मैंने क्वेश्चंस करा रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन भी मिल गया अपन को, जो अपन बता रहे थे 4 अंक की कितनी संख्या है जिनमें केवल 3 गुणनखंड हैं, तो इसको भी अपन कर लेते हैं। देखो, तो मैंने इसको बताया था कि कहाँ से स्टार्टिंग करना है, और तो देखो इसको 37 से स्टार्टिंग करना है, 37 का स्क्वायर करना है, कितना आएगा, 13 6 9, फिर कितना आएगा, 43 47 53 54 और 59, और यहाँ से ऐसे ऐसे करते जाना। लास्ट में कितना आएगा, 97 का स्क्वायर आएगा 2409 आ जाएगा। तो ये टोटल कितनी संख्या हो जाएगी, 15 संख्या हो जाएंगी। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है 160 से कम प्राप्त संख्याओं कितनी संख्या है, कि विषम गुणनखंड है, कितनी संख्याओं के विषम, कितनी संख्या है, ये विषम गुणनखंड है। तो देखो संख्या 160 से 1 से लेके स्टार्टिंग करना है, 2 3 4 डैश कहाँ तक, 100, क्या पूछा है, 160 से कम, 160 से कम संख्या है। इसमें क्या पूछे ना, इतनी कितनी संख्याओं के जैसे संख्याओं के विषम गुणनखंड है। मैं बता चुका था विषम गुणनखंड किन किन के आते हैं। विषम गुणनखंड परफेक्ट स्क्वायर हो, कोई भी संख्या हो, स्क्वायर परफेक्ट में हमेशा क्या देंगे, वो ऑड नंबर देते हैं, ये समझ में आया होगा, ऑड नंबर देते हैं। इनको समझने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अब सबसे पहले देखो किस तरीके से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये देखो कहाँ तक संख्या देंगे, ये स्क्वायर करेंगे तो 121 160 तक लेना है अपन को। तो देखो 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 324। तो देखो, तो 160 पूछा हुआ है क्वेश्चन में, अपन ने 160 अपन कहाँ तक ले सकते हैं, देखो 11 12 का कितना होता है स्क्वायर, देखो 12 का निकाल के देखो 12 का 144, 13 का 169, ये 169 तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ तक तो नहीं लेंगे। तो ये 12 का क्या हो जाएगा, देखो 12 का स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा, 144, 144 से कम संख्या लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अपना आंसर यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 12, ये जगह 12
क्वेश्चन में क्या पूछा है, 12 से कम प्राप्त संख्या कितनी संख्या जो विषम गुणनखंड देंगी। 12 संख्याएं ऐसी होंगी, 12 संख्याएं ऐसी होंगी जिनके गुणनखंड किसी को अगर गिनती किया जाए तो उसकी गिनती करने में उनके अंकों की संख्या टोटल की किस में आएगी, वो ऑड नंबर में आएगी, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या में आएगा। तो इस तरह से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर चलो इसको और दूसरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 300 वाला देख लेते हैं, 300 से कम वाला, ये भी सेम ऐसी क्वेश्चन है। ऐसा अपन क्यों करते हैं, देखो डिटेल में करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर देखेंगे, 3 का स्क्वायर तो मैं देगा परफेक्ट स्क्वायर, जितनी भी संख्याएं बनेंगी वो क्या देंगी अपन को, ऑड नंबर देंगी। और 400 से कम, 300 से कम देखनी है तो इसमें भी देखो 300 से कम की संख्या देख लो। 20 का कितना होता है, 19 से भी 18 का 324 होता है। और 17 का देख लो, 17 का कितना चला जाएगा, 17 का निकाल के देखो तो 17 का अपना हो जाएगा 289, 17 तक पहुंच जाएगा। 17 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 189। क्या है, 300 से कम है, सॉरी 17 289 हो जाएगा, 289 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर कितना हो जाएगा, ये 17 आंसर हो जाएगा अपना। इस तरह से इसको क्वेश्चन को करेंगे। मैं ये कहूँ 10 से कम प्राप्त संख्या कितनी चाहिए जिसके विषम गुणनखंड है। तो देखो 10 में 1 का स्क्वायर, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 से छोटी संख्या आ जाएंगी, कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 3। तो कितनी संख्या है वो अपनी, 3 संख्या है, 3 संख्या है, 3 संख्या है जिनकी क्या हो जाएंगी, वो क्या देंगी, वो विषम संख्या देंगी, ये संख्या देंगी। इसके अलावा देखो एक तो 1 हो जाएगी, एक 4 हो जाएगी, एक 9 हो जाएगी। ये 3 संख्या है दो अंकों की जो क्या देंगी, ये हमेशा ऑड फैक्टर देंगी। समझ में आ गया, ऑड फैक्टर देंगी। इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अगर मैं ये यहाँ से यही मैं अगर यहाँ से 100 लगा देता हूँ, 100 से छोटी, 100 से 100 से कम प्राकृत संख्याओं कितनी संख्या है कि विषम गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ से क्या लग जाएगा अपन को, 4 का भी करना है, 5 का भी, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का और 10 का। 10 में क्या होता है, 100 आ गया। 100 तक अगर इसको ये पूछा जाए 100 तक, तो 100 भी इंक्लूड हो जाएगा, 100 तक भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कितनी संख्या हो जाएंगे अपने, 10 आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसी संख्या कितनी है अपन तक ज्ञात करेंगे, वो 10 संख्या ऐसी होंगी जिनके क्या हो जाएंगे, वो संख्या, वो कौन कौन सी संख्या होंगी 10, वो भी अपन को चेक कर सकते हैं कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी। वो देखो 1 हो जाएगा, एक तो एक 4 हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा, एक 25 हो जाएगा, एक 36 हो जाएगा, एक 49, एक 64, एक 81 और एक 100। ये संख्या क्या देंगी, ऑड देंगी। ऑड क्यों देंगी, ये क्या है, ऑड क्यों देंगी ये संख्या है, ऑड क्यों देंगी, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में है, ये संख्या हमेशा ऑड देती है। इसका भी वर्ग करो, ठीक है, और 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, तो ये हमेशा किसमें, ऑड फैक्टर में है। और फैक्टरों की संख्या नहीं कह रहा मैं कितनी है, ऑड फैक्टरों में ये आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ आ रहा होगा। तो आज अपनी लंबी क्लास नहीं हो जाए इसलिए अपन इस क्लास को यहीं पर खत्म कर देते हैं। ये जितनी पॉसिबल संभावना बन सकती और इससे आगे के अपन यहाँ से अलग तरीके के नंबर क्या हो जाएंगे, टाइप चेंज हो जाएंगे। तो ये तो अपन थ्योरी बेस्ड थे, वैसे इसको अपन कर सकते थे। और इससे आगे अपन क्या हो जाएगा, कुछ सवाल हैं जो उनको करेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर दैट आर परफेक्ट क्यू, उसको भी अपन देखेंगे किस तरीके से ज्ञात करेंगे, और इन सारी चीजों को देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन मैंने बता रहा था, वो क्वेश्चन यहाँ आ गया है 100 वाला। तो इसमें कितना हो जाएगा, इतनी करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में देखो प्राकृतिक संख्या कितनी संख्या, गुणनखंड संख्या, विषम संख्या, पहले 100 प्राकृतिक संख्या हो गई, पहले 100 प्राकृतिक संख्या पूछी है। तो देखो ये क्या है, 100 कितना दिया हुआ 100, तो 100 से कम कितना होगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
100 से पहले पूछा है तो पहले कितनी से क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर 9 हो जाएगा। अगर ये तक दिया होता तो कितना हो जाता, 100, यानी 10 संख्या है। तो यहाँ देख लेना क्वेश्चन में कि 100 से पहले अगर ये क्या दिया, 100 तक 100 तक प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या एक विषम संख्या है, तो अपना आंसर 10 होगा और ऐसे होगा। ठीक है, तो इस तरीकों को भी अपन को ध्यान रखना है। तो देखो आज क्लास को अपने स्टॉप करते हैं, लगभग अपनी 56 या 57 मिनट की हो गई, लंबी क्लास हो जाएगी। तो देखो अगली क्लास में अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी, अगली क्लास में नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। फिर उसमें गुणनखंडों की संख्या में बहुत सारी चीजें आएंगी, गुणनखंडों की संख्या बताएंगे, फिर गुणनखंडों का योग टोटल देखेंगे, सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर, फिर उसमें देखेंगे ऑड फैक्टरों की संख्या, फिर इवन नंबर ऑफ फैक्टरों की संख्या देखेंगे। तो उसमें ये सारी चीजें अपने अगले क्लास इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अपने इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। देखो यहीं से जो मैं बता रहा हूँ यहीं से स्टार्ट करेंगे अगली क्लास। इसमें 12 के गुणनखंड की संख्या बताओ उसके बारे में पढ़ेंगे, तो भाजकों की संख्या क्या होती है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे मैं आगे और भी आपके अपने आप में सुधार कर सकूं। और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी इस क्लास का फायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।